अभी हाल ही में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े बुलिश हैं, अपनी इकोनॉमिक टीम की भी तारीफ कर रहे हैं, कुछ माशी इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है, करंट अकाउंट डेफिसिट की आप बात कर लें, कुछ हमारी अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स के नंबर भी खुशाइंद है कि बड़े हैं। आपका क्या ख्याल है, अब कोविड दोबारा से सर उठा रहा है कि ये रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं, दोबारा टेक ऑफ पोजीशन है, या ये बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, अभी भी एहतियात की जरूरत है? देखिए फवाद, एक तो ये चूंकि हम एक अनयूजुअल टाइम से गुजर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि राइट नाउ नंबर्स पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, खा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जो चीज फोकस करने वाली है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जो कोविड के केसेस बढ़ते चले जाते हैं, जिस तरह से कि आज भी हमने देखा कि जुलाई के बाद के हाईएस्ट नंबर्स हैं, तो हुकूमत के पास कुशन कितना है दो तीन चीजों का। क्या दोबारा से वो जो 12,000 रुपए जो एहसास बेनिफिशरीज के खास लिमिट तक दिए गए थे, क्या वो दे पाएंगे? क्या स्टेट बैंक जो है वो रोल ऑन करेगा वो जो डेट डेफरमेंट स्कीम थी? क्या जो यूटिलिटी बिल्स और गैस बिल्स में रिलीफ दिया गया था स्मॉल इंडस्ट्रीज को, वो दे सकेंगे? ले ऑफ से बचने के लिए क्या चीजें होंगी? और हमने पहले वाले जो फेज है उसमें कुछ सीखा है, और वो सीखा ये है कि जितने वो इंसेंटिव थे वो बड़ी इंडस्ट्रीज को तो मिल गए। स्टेट बैंक ने लोन दिए कि जी आप तनख्वाहें ना होने की वजह से वर्कर्स को फारिग ना करें, आप लोन ले लें। स्टेट बैंक ने और भी काफी सारी जो थी ऑफर्स की, लेकिन वो अल्टीमेटली जो बिग इंडस्ट्रीज थी उनको जाके मिले, जब जो अपर मीडियम इंडस्ट्रीज थी उनको तो मिल गई, लेकिन वो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो आपने जो कॉटेज इंडस्ट्री की, आपने स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सर यहाँ पे अभी सवाल ये है कि अभी भी आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ हमें दोबारा रुजू करना पड़ेगा। आईएमएफ की बड़ी ख्वाहिश है कि जो यूटिलिटीज हैं सर्कुलर डेट की तरफ आते हैं कि गैस बिजली इसकी कीमतें भी हम बढ़ाएं। तो आपका भी कहना है कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये चीजें हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए आईएमएफ आपसे इस वक्त प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए दो तीन चीजें जो है वो कह रहे हैं। एक तो वो रेवेन्यू को इंक्रीज करना, टैक्सेशन। अगर खुदा खास्ता कोविड का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है तो आईएमएफ उस पर आपको इंसिस्ट नहीं करेगा। आईएमएफ पूरी दुनिया में इस वक्त जो मैसेज दे रहा है ग्लोबली, वो ये दे रहा है कि मुल्क जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ ना जाए। अगर उन्होंने फिस्कल ईजमेंट रखी है तो जब तक कोविड के असरात से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकलते वो अपने जो है इंसेंटिव और स्टिमुलस वो देते रहें, तो आपको रेवेन्यू पे तंग नहीं करेंगे। तंग वो कर रहे होंगे एनर्जी पे। एनर्जी पे ऑलरेडी अगर आपने अखबारात में देखा हो, 2 दिन पहले एक इंग्लिश अखबार में प्राइम मिनिस्टर के जो SAPM है, उन्होंने एनर्जी का एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ था एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स का, कि किस तरीके से अब वो जो पहले सब सिंगल बायर और सिंगल सेलर वाला था उस कंसेप्ट से हटके एक एनर्जी स्टॉक मार्केट बनाई जा रही है। यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो जहां मर्जी अपना जो एनर्जी बेचे, और जो कंज्यूमर है आपके ख्याल में ये डूएबल है? कह रहे हैं जो ब्लूप्रिंट उन्होंने पूरा दिया है, आप उसको कैसे एवेल्युएट करते हैं? यानी एटलीस्ट आईएमएफ की वो जो है शर्त, उसको वो पूरा कर देगी। आईएमएफ यही चाह रहा है ना इस वक्त कि आपके पास एक कन्विंसिंग प्लान है क्या? और अभी हमें आईएमएफ की जरूरत भी है, आईएमएफ का यानी उसके लिए राह आसान हो जाएगी। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट रेट। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो भी ड्यू है, उसकी मीटिंग भी है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने शरह सूद जब कोविड आया हमने कम करनी शुरू की ताकि ग्रोथ आए, सब चीजें हो, 7% पे मेंटेन है। तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कोविड दोबारा से चीज है तो इंटरेस्ट रेट इसी सतह पे रहेंगे? इन्फ्लेशन भी, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा सर उठा रही है, उसमें इंटरेस्ट रेट रिजीम में हम कहां पे खड़े हैं? देखिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो अगर तो ये इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं व्हीट की और शुगर की, अगर तो ये इस वजह से हो रही होती कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया फिस्कल स्टिमुलस की वजह से, तो फिर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है वो इसका एक हल है। लेकिन हमें मालूम है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये कास्ट भी नहीं बढ़ी, डिमांड भी नहीं बढ़ी, और उसके बावजूद अगर आपकी गंदम की कीमतें बढ़ जाती हैं या चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ये इंटरेस्ट रेट से मैनेज नहीं होगा। और चूंकि ये उससे मैनेज नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट बैंक जो है इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई जल्दी करेगा। कम करने का कोई इम्कान है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहते हैं कम करें ताकि हमारा जरा मईशत का पहिया चले, बोरोइंग हो, पैसा आए मार्केट में। मेरा नहीं ख्याल कि कम भी हो सकता है, क्योंकि कम करने का नुकसान ये होगा कि इस वक्त आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है और जो बाकी सेविंग्स है बैंक से, वो सारी एकदम से उठ के
वो या तो डॉलराइजेशन में लोग उसको इन्वेस्ट कर देंगे या वो किसी और जगह पे लग जाएंगी, तो जो बैंक के अपने रिजर्व्स हैं वो अफेक्ट होंगे। तो मैं कम होता तो नहीं देख रहा, और मेरा नहीं ख्याल कि जैसे बढ़ेगा भी, क्योंकि इस वक्त हम तकरीबन 21 बिलियन डॉलर की एक हाईएस्ट पिछले जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी पहुंच गए हैं। यानी आपका जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपके ख्याल में है कि मेंटेन ही रखेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब देखना है कि 7% पे रहेगा, 7% बढ़ेगा। और आपने डॉलराइजेशन की बात भी की, तो हमने देखा है कि 22 दिन की एक स्ट्रीक थी कि रुपी बेहतर हो रहा था डॉलर के मुकाबले में, डॉलर की प्राइस कम हो रही थी। अभी थोड़ा सा इस पे एक आध दिन रुका भी मामला, दोबारा भी किया। तो जो रुपी ने गेन किया अगेंस्ट डॉलर, ये सस्टेनेबल है? अब हमारे क्या कोई पैरिटी रहेगी इसमें इंटरेस्ट रेट में, जो रिजीम है हमारी एक्सचेंज रेट, उस पर स्टेबलाइजेशन अब आए, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मैं उसमें ये इस वक्त स्टेबल है और ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक है। जो पिछले दिनों में रुपए ने अप्रिशिएट करके जो थोड़ा सा उसकी कीमत में आपने देखा, आज भी 60 पैसे के करीब वो गिरी है, उसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि इंपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट्स करने के लिए, अगर मुझे पता हो कि मैंने $100 पे करना है, तो जो ही मैं देखूंगा कि मार्केट में, ओपन मार्केट में जो रुपए की कदर जो है थोड़ी सी मुस्तहकम हुई है, तो मैं फौरन डॉलर बाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो पेमेंट जो मुझे महीने बाद करनी है या 10 दिन बाद करनी है, इन एंटिसिपेशन के कहीं रुपया दोबारा ना गिर जाए, मैं डॉलर बाई करूंगा। तो इंपोर्टर्स जो है, इंपोर्टर्स ने इसको बाई किया है, और गालिबन स्टेट बैंक ने भी ओपन मार्केट से बाई किया है। ये जो इस वक्त स्टेट बैंक के एक रिकॉर्ड फिगर्स मुझे नजर आ रहे हैं कि 13 बिलियन डॉलर के करीब स्टेट बैंक के रिजर्व्स में आए हैं, तो स्टेट बैंक ने भी इस वक्त मार्केट से बाई किया होगा। और जब आपकी बाइंग का रश आता है तो डॉलर थोड़ा सा उसकी जो कीमत है उसमें इजाफा। डॉक्टर साहब, आपने स्टेट बैंक के रिजर्व्स का जिक्र तो किया, लेकिन इस पे कुछ दोस्तों का भी कमाल है, कुछ दोस्तों ने भी पैसे हमने इमानतन रखे हुए हैं, और कहीं कोई तकाजा भी होता है वापसी का। तो अगर इस तरह की कोई चीज हो तो वी हैव इनफ बफर, पाकिस्तान के पास बफर है। मेरा ख्याल है इस वक्त बफर $2 बिलियन अगर हमें वापस करने पड़ भी जाते हैं तो बफर हमारे पास मौजूद है। और उसीलिए इस वक्त IMF जो है उसकी जो पहिया चलना वो इम्पोर्टेंट है। हमें फौरी तौर पे इस जो रिव्यू में जरूरी नहीं कि सारा एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करके दिखा देंगे, अगर एटलीस्ट हम उनको एक ब्लूप्रिंट दिखा देते हैं और हमें नेक्स्ट ट्रैक मिल जाता है, तो फिर हम बाकी बायलैटरल और बाकी मल्टीलैटरल डोनर्स जो है उन तक जा सकते हैं। अभी भी अगर पिछले साल को आप देखें, जो कि कोविड का जो पूरा साल है, तो ये हमने ADB, वर्ल्ड बैंक और IMF इनके सहारे चलाया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो थे उनको लोन लेना पड़े हैं। और ये खुदा न खास्ता अगर जो कोविड का सिलसिला 6-7 महीने और चलता रहता है, तो उसके लिए फर्दर लैंडिंग की जरूरत होगी, जिसके लिए IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को एंगेज भी करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज भी है, आपने इसमें बड़ी रिसर्च भी की हुई है, वो है फूड का सेक्टर और फूड सिक्योरिटी। कोविड के सिनेरियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अब गवर्नमेंट का इसमें, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर इज, आप कह लें कि लोगों का रोजगार भी है, रूरल इकोनॉमी की हमारी बेसिस भी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जो आपने जिक्र भी किया, मिस मैनेजमेंट भी है, गंदम में, चीनी में हमने देखा, लेकिन इसके साथ साथ अब किसानों की तरफ से भी उनकी भी हालत ज़ार है। सपोर्ट प्राइसेस के हवाले से भी बात हो रही है कि इसको रेज कर दिया जाए, गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है, इमदादी कीमत है, 2000 तक लेकर जाए। यहाँ से ये होता है कि जो आपके शहरी इलाके हैं वहाँ पे गंदम और जो आटा और रोटी की कीमत है वो बढ़ जाएगी। इसको हम कैसे मैनेज करें, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हमने करनी है वो हम कैसे करें और कब करेंगे हम? देखिए, इन द शॉर्ट रन तो शायद हुकूमत को जो अभी तक 1850 रुपए जो स्पोर्ट प्राइस 1650 जो अनाउंस हुई है उसी पे रहना होगा। अनोमली जो आ रही है वो दो तरह की आ रही है। एक तो ये कि सिंध ने अपनी जो स्पोर्ट प्राइस है वो 2000 रुपए मुकर्रर कर दी। अब सिंध जो है वो भले सिर्फ 25% गंदम पैदा करता है पाकिस्तान की, लेकिन चूंकि वहां पे इमदादी कीमत अगर 2000 होगी, तो एक तो ये होगा कि अगले हार्वेस्टिंग सीजन में प्राइवेट सेक्टर की ये ख्वाहिश होगी कि अगर रहीम यार खान बॉर्डर क्रॉस करके और आपको 400 रुपए 350 रुपए फी मन गंदम ज्यादा महंगी बिक सकती है, तो फिर पंजाब में ठहरेगी क्यों? तो एक तो ये नॉर्मली जो है इस वक्त वफाकी हुकूमत को CCI पे या बैकडोर डिप्लोमेसी करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ एक तो इस चीज को एडजस्ट करना होगा। दूसरा जो स्पोर्ट प्राइस है, अगर वो रूरल पॉवर्टी को खत्म करे, उसमें कमी लेके आए, तो फिर तो आप उसको जितना मर्जी बढ़ा दें। यानी मैं या आप जो है, हम शायद महंगी रोटी जो है वो हमें नहीं चुभेगी अगर हमारे जो
देहात में रहने वाले जो अजीज़ो अकारब है या दोस्त हैं, अगर उनकी हालत जार में कोई तब्दीली आ रही हो मुस्बत, तो हम शायद शहरों में रह के महंगी रोटी ले लें। लेकिन अगर वहां पे रूरल पॉवर्टी जो है वो भी उसी स्टेज पे रहती है, अर्बन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, और जितना आप सपोर्ट प्राइस देने की कोशिश करते हैं वो या तो कास्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाती है या वो सिर्फ बड़े फार्मर्स जो है उसको फायदा पहुंचता है। तो इन द मीडियम टू लॉन्ग रन हमें सोचना होगा कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ कैसे जाएं। अगर हम वाकई उन किसानों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं जो कि खतर गुर्बत के करीब है या जो लोअर मिडिल इनकम फार्मर्स हैं, तो उनके बेचारों के पास तो इतने पैसे होते नहीं कि वो गंदम अपनी महकमा खुराक को बेचें, और अगर वो बेचने के लिए सरप्लस हो भी उनके पास, तो महकमा खुराक से बारदाना लेना, बोरियां लेना, उसके लिए भी उनके पास सिफारिश नहीं होती कि उनको वो खाली बैग्स मिले और उसमें वो गंदम भर के लेके जाएं। तो उन लोगों के लिए डायरेक्टली कोई सब्सिडाइज का मैकेनिज्म जो है सास प्रोग्राम में, बिस प्रोग्राम में, वहां पे देखना होगा। ये अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है ये अगले चंद सालों में शायद हमें इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी हमें बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना होगा ताकि मिस यूज ना हो। ये भी एक कम्बरसम और लंबा प्रोसेस है। अभी आज डॉक्टर इशरत आए थे, उन्होंने कुछ इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू भी की और उसमें उन्होंने कहा कि FBR की इस्लाहात के बारे में, और उन्होंने कहा कि FBR अगर टैक्स अपना सही जमा करना शुरू कर दे, हमें बोरोइंग की जरूरत ही ना हो। क्या ये इतना सिंपल है? इसमें मेरा ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब की बात में सिर्फ एक चीज ऐड कर दूंगा कि अगर हम FBR के सरबराह को कोई 1 साल दे दें तो शायद बहुत सी इस्लाहात हो सकेंगी। अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो शबर जैदी साहब से पहले शबर जैदी साहब चेंज करके आए, शबर जैदी साहब के बाद फिर एडहॉक पे काफी लंबा अरसा चार्ज दिए रखा, फिर उनके जाने के बाद फिर हमने एडहॉक पे एक चेयरमैन लगाए, उसके बाद अब डॉक्टर वकार साहब को लगा दिया। ये सारे अपनी अपनी जगह पे कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन किसी ना किसी को इतना हमें वो टाइम देना होगा